हरियाणा के जनादेश ने देश को एक बार फिर से चौंका दिया। लगातार तीसरी बार ऐसी ऐतिहासिक जीत की कल्पना शायद ही किसी ने की हो, शायद ही बीजेपी ने भी की हो। 2014 में 47 सीटें मिलने पर बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई थी। इस बार पार्टी वो आंकड़ा भी पार कर गई। सतह पर जो माहौल था उसके आधार पर एग्जिट पोल से लेकर तमाम अनुमान कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने चुपचाप धीरे धीरे माइक्रो मैनेजमेंट से मैदान मार लिया। उम्मीदवारों के चयन, प्रचार से लेकर जातीय समीकरण को लेकर पार्टी की रणनीति काम कर गई। अति विश्वास में रही कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण की दोधारी तलवार का खुद ही शिकार हो गई। कांग्रेस की हार ने साबित कर दिया कि केवल सत्ता विरोधी के सहारे चुनावी नैया पार नहीं लगाई जा सकती। संगठन, जमीनी स्तर पर काम जरूरी है। नतीजों ने साफ कर दिया कि क्षेत्रीय दलों के लिए राज्य की सियासी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही है। कुछ बड़ी बातें अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताएंगे, क्योंकि बीजेपी किस जीत के पीछे क्या कहानी है वो जानना जरूरी है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कैसे, कांग्रेस का जोर था जाट प्लस दलित। अब बीजेपी की तरफ से क्या प्लान बना, बीजेपी की तरफ से गैर जाट प्लस वंचित दलित प्लस ओबीसी, ये तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई, 36 बिरादरी को साधने की कोशिश की गई। अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर राजनीति कर रही थी, जाटों की, दलितों की। उसका फोकस था कि ये वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में आए। दूसरी तरफ बीजेपी ने एक खास स्ट्रैटेजी बनाई, वो गैर जाटों की, वंचित दलितों की, ओबीसी की। यही कारण है कि बीजेपी के जब पूरे ग्राफ को देखते हैं, जहां जहां पार्टी को जीत मिली, इसमें आपको दलितों वाली सीटें भी नजर आएगी जहां पर दलित बाहुल्य है। दूसरी तरफ जो ओबीसी जहां पर एक निर्णायक भूमिका में है, उन सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने भीतर जो भीतरघात और बागियों में उलझी रही, तो बीजेपी के नेता ग्राउंड पर काम करते रहे। कांग्रेस के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे, बीजेपी ने माहौल को भांप लिया। जमीनी स्तर पर बीजेपी काम करती रही। कांग्रेस के हर मुद्दे का जवाब देने में बीजेपी सफल भी रही। दलितों, वोट बैंक को साधने की भी कोशिश बीजेपी की रही। नतीजा ये रहा कि बीजेपी इसमें पूरी तरीके से कामयाब नजर आई। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग अब कुछ और बातें आप जरा समझिए। जो एससी रिजर्व सीट हैं उनका फैसला क्या है वो आप जरा समझिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि आखिरकार हरियाणा में बीजेपी ने कैसे मारी बाजी। तो ये आप जरा समझिए, जो एससी रिजर्व सीट हैं उसका फैसला क्या कुछ हुआ। बीजेपी ने साल 2014 में 5 सीटें जीती थी। अब 24 में वो बढ़ करके हो गई 8 सीटें, यानी कि इसमें 3 सीटों का इजाफा हुआ। कांग्रेस से अगर हम कंपेयर करें तो 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से जो एससी के लिए रिजर्व थी 7 सीटों पर जीत हासिल की। 2024 में 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीती है, यानी कि 2 सीटें यहाँ से बढ़ी है कांग्रेस पार्टी की। अब दलित वोट बीजेपी के साथ कैसे आया वो आप जरा समझिए। दलित वोट 22.5%, इसमें जो वंचित दलित हैं उनकी संख्या हो जाती है 14%, अन्य जो दलित हैं उनकी जो तादाद है वो 8.5%। तो ये बीजेपी के साथ आए। अब ये आंकड़ों के जरिए आपको थोड़ा और इन डिटेल हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 17 आरक्षित सीटों में से बीजेपी 9 टिकट वंचित दलित को बीजेपी की तरफ से दिए गए। अब जो अन्य दलित का 8.5% वोट था, तो बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों में ये बट गया। अब वंचित दलितों का 14% जो वोट है वो एक बड़ा हिस्सा उसका बीजेपी को मिला। 2019 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो बीजेपी ने 3 सीटें ज्यादा जीती, जो कि हम आपको बता भी रहे थे इससे पहले। अब कांग्रेस की तरफ से जो स्ट्रैटेजी थी, किसान, पहलवान, जवान, ये जो नैरेटिव गढ़ा था जो कि सतही तौर पर प्रभावी नजर आता था, लेकिन कांग्रेस के काम वो नहीं आया। इस नैरेटिव के सहारे अधिकांश जाट वोटों का ध्रुवीकरण तो कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हुआ बीजेपी ने सियासी जंग को जाट बनाम गैर जाट बनाने में तब्दील कर दिया। कांग्रेस आम चुनाव में साथ आए दलित मतदाताओं का बिखराव रोकने में असफल रही। मौन रहा गैर जाट मतदाता बीजेपी का भाग्य विधाता साबित हुआ और कांग्रेस अपने चक्रव्यूह में एक तरीके से फंस गई। अब कुछ और बातें हम आपको ओबीसी को लेकर के समझा देते हैं। अब ओबीसी, क्योंकि ये हरियाणा में बड़े निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब इसमें देखिए, दलित के बाद पिछड़े वोट को बीजेपी ने कैसे साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि इसी समाज से आते हैं। अब कुल ओबीसी की आबादी हरियाणा में कितनी है? 44%, 44%। बीजेपी ने कितनों को टिकट दिए? 19 को। कुल ओबीसी जीते इनमें से 16। बीजेपी के ओबीसी जीते 13, कांग्रेस के ओबीसी जीते 3।
यानी कि जो ओबीसी वर्ग है उसने भी बीजेपी को यहां पर सपोर्ट किया, और ये बताते हुए आंकड़े भी हम आपको समझा रहे हैं। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को, ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही थी। अब देखिए, हरियाणा की राजनीति में पहली बार जीत की हैट्रिक लगाने में बीजेपी सरकार की नीतियां, संगठन की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 56 दिनों के कार्यकाल में 126 फैसले लिए। ये वो फैसले थे जो कि हरियाणा के किसानों, युवाओं, दलितों और पिछड़ों से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल इन फैसलों को कैबिनेट से पास कराया, बल्कि तत्काल लागू भी करा दिया, और इसका भी फायदा बीजेपी को मिला। संगठन ने भी माइक्रो मैनेजमेंट में बखूबी काम किया। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जब चुनाव प्रचार में जुटा था तो उसके प्रभारी बूथ मैनेजमेंट में जुटे रहे। अंतिम वक्त तक बीजेपी प्रभारी मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने में सफल रहे। इसके साथ ही जिन लोगों के खिलाफ नाराजगी थी, बीजेपी ने उन्हें अंतिम वक्त तक दूर रखा। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी बीजेपी के काम आई। अब आप एक बार फिर से समझिए कि आखिरकार बीजेपी ने पूरा सियासी माहौल कैसे बदल दिया। गैर जाट वोटों को बीजेपी ने लामबंद किया। अब टिकट वितरण में भी इसकी झलक नजर आई। सोशल इंजीनियरिंग का बखूबी ख्याल रखा गया। मनोहर लाल को हटा करके नायब सैनी को सीएम बनाया गया। नायब सैनी को सीएम बना करके बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साथ लिया, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो खुद इस समाज से आते हैं। अब मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उनसे ब्राह्मण वोटों को बीजेपी ने साथ लिया। अब मतदान से एक हफ्ते पहले धुआंधार प्रचार हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने कुल 10, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 रैलीज हरियाणा में की है। 22 स्टार प्रचारकों ने 155 से ज्यादा रैलियां की, रोड शो की, बैक टू बैक जनसभाएं हुई। दूसरे प्रदेश के विधायकों ने छोटी छोटी बैठकें की। इसके अलावा विनेश फोगाट के मुद्दे पर बीजेपी के नेता चुप रहे। तो देखिए, ये तमाम वो वजह रही, ये तमाम जो रणनीतियां रही, वो बीजेपी के कहीं ना कहीं काम आई। अब नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वो साबित। तो नायब सिंह सैनी जो कि पहले से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और उनके कॉन्फिडेंस आपने कई मौकों पर देखा, और जब जीत मिली तो उन्होंने विपक्ष को ईवीएम के मसले पर घेरा। अब कांग्रेस की भी जरा बात कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर कांग्रेस सिर्फ जाट और दलितों की राजनीति करती रही। कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, बीजेपी ने उसी मुद्दे को हथियार बना लिया। बीजेपी के नेता और रणनीतिकारों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें आपदा को अवसर में बदलना आता है। अब आपको कुछ और बातें हम ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। बीजेपी ने वादों दावों से भेदा कांग्रेस का चक्रव्यूह। कांग्रेस ने चुनाव में 7 मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने उन्हीं 7 मुद्दों को हथियार बना लिया। सबसे अव्वल, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने के मुद्दे को बीजेपी ने भुनाया। तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे जो कि इस बात का जिक्र करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन, अग्निवीरों को नौकरी का मुद्दा उठाया गया। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को लोगों के बीच लेकर के आए। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त तक नौकरी की गारंटी दी गई। दलितों के मुद्दे पर कुमारी शैलजा की उपेक्षा को भुनाया गया।
हरियाणा में बीजेपी को जो ऐतिहासिक जीत मिली, उसका फायदा पार्टी को बाकी राज्यों के चुनावों में भी मिलेगा। इसी साल 2 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जहां पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग में दबदबा दिखाएगी, मजबूत दावेदारी रखेगी। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी ज्यादा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये 2 राज्य झारखंड और महाराष्ट्र के हैं। अब आगामी चुनावों में नए जोश के साथ उतरेगी पार्टी। इसी साल महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड में ये जो हरियाणा की जीत है, वो बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी बीजेपी के लिए। सीट शेयरिंग में बीजेपी का दबदबा दिखेगा। कम से कम सहयोगियों के साथ इसको लेकर के बीजेपी का वहां पर दबदबा नजर आएगा। बार्गेनिंग कैपेसिटी को लेकर सहयोगियों के बीच अपनी मजबूत दावेदारी बीजेपी रखेगी। दरअसल कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है कि हरियाणा में संगठन तक नहीं बन पाया, जिसका असर यह हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे बनाए, उनका जवाब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंचों से तो दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन नहीं होने की वजह से लोगों को समझा नहीं पाए, यानी कि लोगों तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाए। 9.5 साल से संगठन विहीन कांग्रेस महज इसी भरोसे रही कि उसे सत्ता विरोधी हवा का फायदा होगा, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट ही आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कांग्रेस को ले डूबे बागी और भीतरघात। भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देने का दाव उल्टा पड़ गया। केवल जाट चेहरे को आगे करने से दूसरी बिरादरियों की नाराजगी बढ़ गई। 36 बिरादरियों की हमेशा जिक्र वहां पर होते आए, बात होती है। शीर्ष नेतृत्व शांत मतदाताओं के मूड को नहीं भाप पाया। नामांकन के आखिरी दिन तक पार्टी ने टिकट वितरण करती रही। पार्टी सैलजा के प्रति जातिगत टिप्पणी का गलत संदेश भी दिया गया। कुमारी सैलजा चुनाव के वक्त नाराज नजर आई थी और नाराजगी आपने कई मौकों पर देखी होगी। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल और उचाना से बाहर प्रचार नहीं किया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। तो हरियाणा में बीजेपी की आंधी ऐसी चली कि राज्य के राजनीति में अपनी मजबूत जड़ें जमाने वाले चौटाला परिवार की सियासत धराशायी हो गई। दुष्यंत चौटाला ने इनेलो से लेकर अलग होकर के जननायक जनता पार्टी का गठन किया। 2019 के चुनाव में याद कीजिए कि 10 विधानसभा सीटें उन्होंने जीती, मजबूत दावेदारी पेश की। ऐसा हुआ कि पहले ही पॉलिटिकल डेब्यू में जेजेपी सत्ता के शीर्ष पर जाकर काबिज हो गई, लेकिन 5 साल बाद ही खुद दुष्यंत चौटाला अपनी सीट यानी कि उचाना कला वाली सीट नहीं बचा पाए। पार्टी के तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। जेजेपी को महज 1% वोट भी नहीं मिला। पिछली मर्तबा साल 2019 में जननायक जनता पार्टी का वोट शेयर 15% था। इस बार 1% का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में 3 लालों के इर्द गिर्द हमेशा सियासत घूमती रही, लेकिन इस बार के चुनाव में 2 लाल, चौधरी देवीलाल और भजन लाल की विरासत संभाल कर सियासत कर रहे नेता धराशायी हो गए। अब विरासत की सियासत को कैसे हरियाणा की जनता ने एक तरीके से नकार दिया, वो भी आप समझिए। पहले तो चौटाला भजनलाल परिवार का दुर्ग ढहा, ये आप समझिए। हरियाणा ने परिवारवाद की राजनीति को किनारे कर दिया। चुनाव में INLD जेजेपी को करारी शिकस्त मिली। दुष्यंत चौटाला उचाना कला से 5वें स्थान पर रहे। अभय चौटाला एलनाबाद से चुनाव हार गए। दिग्विजय, सुनैना, रंजीत चौटाला की भी करारी शिकस्त हुई। पूर्व CM भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गए। 56 साल बाद भजनलाल परिवार का कोई सदस्य चुनाव हारा। बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली इनेलो भी इस चुनाव में खास कमाल नहीं कर पाई। OP चौटाला के बेटे अभय चौटाला चुनाव हार गए। इलाहाबाद से चुनावी मैदान में थे। पिछली मर्तबा सिर्फ 1 सीट मिली थी, हालांकि इस बार 2 सीटें मिली, लेकिन अभय चौटाला अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसा दौर था जब हरियाणा में इनेलो सबसे बड़ी पार्टी थी। वो वक्त भी हरियाणा की सियासत ने देखा, लेकिन अब वक्त बदल गया। लोग चौटाला परिवार को नकारते गए। नतीजा ये है कि चौटाला परिवार के सभी दिग्गज चुनाव हार गए। अब इनकी हार का फैक्टर क्या था, वो भी आपको जरा समझा देते हैं। देखिए, इनेलो से अलग होकर जजपा का उदय हुआ।
एक ही परिवार के दो पार्टीज होने से वोटों में बिखराव हो गया। ओपी चौटाला का ज्यादा प्रचार और रैलियों में शामिल नहीं होना भी एक फैक्टर रहा। मजबूत प्रत्याशियों का नहीं मिलना, हालांकि बीएसपी का साथ पाकर भी दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश थी इनेलो की, लेकिन वो साध नहीं पाए। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि जजपा गई यहां पर आजाद पार्टी के पास। अब एक बार फिर से हार का फैक्टर जरा समझिए कि एक वक्त पर जिनके इर्द गिर्द सियासत घूमती थी वही सत्ता से कैसे दूर हो गए। आईएनएलडी से अलग होकर के जननायक जनता पार्टी का गठन यहां पर किया गया दुष्यंत चौटाला की तरफ से। अब इसका क्या हुआ कि वोटों का बिखराव हो गया। ओपी चौटाला भी ज्यादा प्रचार उन्होंने नहीं किया, रैलियों में शामिल नहीं हुए, तो वो भी एक फैक्टर इसमें रहा। उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफी हद तक बीएसपी की वजह से बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। तो हमें यूपी की तरह अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा, जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग मैदान में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जीतें, अच्छा वोट पड़े। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जो पार्टी के लोग हैं उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसलिए अभी से ही हमें यह अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। तो रणनीति में भी बदलाव करना होगा, ये मायावती ने कहा, जिनकी पार्टी वोट लिहाज से अगर बात करें, वोट परसेंटेज के लिहाज से, तो वो 1% से भी कम इस बार के विधानसभा चुनाव में रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का परिवार प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। इस चुनाव में देवीलाल के कुनबे के कई लोग मैदान में थे, लेकिन केवल 2 ही लोग चुनाव जीत पाए। इसी तरह हरियाणा के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार के 2 सदस्य इस बार चुनावी मैदान में थे। एक को जीत मिली, एक को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि हरियाणा ये चुनाव हर सियासी दल के लिए एक नया संदेश देकर गया है। अब इससे कौन क्या सीख लेता है वो तो वक्त बताएगा।